हाय गाइस। सो आई थिंक आप लोगों का लॉकडाउन बहुत अच्छा जा रहा होगा। सिर्फ सोते खाते पीते नहीं जा रहा होगा। थोड़ी बहुत तो शायद कभी कभार बुक खोल लेते होंगे। वैसे भी अभी निगरानी करने के लिए मम्मी पापा सब लोग हैं घर पे, तो शायद थोड़ा बेटर चल रहा होगा। अच्छा, तो केमिस्ट्री तो चलो बाद में आते हैं। पहले आप एक बात बताओ, आजकल सबसे कॉमन वर्ड्स क्या दिख रहे हैं आपको सुनने में? कोरोना तो सब सुन ही रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। जब कोरोना की हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट चीज आती है मास्क और सैनिटाइजर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, ना ही मैं मास्क बेच रही हूँ, ना ही मैं सैनिटाइजर बेच रही हूँ। बस मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो सैनिटाइजर क्या है, आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है 70% एल्कोहल। अच्छा, जिनको थोड़ा पता, मम्मी पापा जिनको कोई इस चीज का ज्ञान नहीं है, वो क्या बोलते हैं 70%, उनको नहीं पता 70% अल्कोहल का मतलब क्या है। लेकिन हम साइंस स्टूडेंट्स है ना, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आप भी शायद हो। तो साइंस स्टूडेंट को ये भी पता है कि वो 70% जो लिखा हुआ है वो क्या है। क्या अगर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो वो है क्या एक्चुअल में? मतलब उसमें 70% तो अल्कोहल है, बाकी 30% क्या है? पानी। यही होता है ना। या सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर में और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो सैनिटाइजर क्या है? एक सोल्यूशन। ठीक है, तो इससे मैं आपको एक नए चैप्टर के ओर ले जाना चाहती हूँ। हमारा आज का चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो जो मैं सैनिटाइजर की बात कर रही हूँ, जो पिछले 1 महीने से आप लोग अपने आसपास सुन रहे होंगे, वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसका जो 70% कंटेंट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो भी क्या बता रहा है कि वो क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है, नॉट इन गोइंग फर्दर डिटेल, मैं शुरू करती हूँ अपना नया चैप्टर सॉल्यूशंस। अब आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, सॉल्यूशन, मिक्सचर। सॉल्यूशन हम बचपन से ही दूध पीते हुए आ रहे हैं। दूध क्या एक सॉल्यूशन है। आजकल क्या हो जाता है, दूध में पानी ज्यादा मिला होता है तो थोड़ा डाइल्यूटेड सा सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली सारी चीजें, दूध, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप आइटम, कॉफी पीते हो, शुगर सॉल्यूशन, जो आप लेमोनेड पीते हो, शिकंजी पीते हो, ये सब क्या है? अलग अलग सॉल्यूशन है। जैसे आप चॉकलेट सिरम जो होता है वो भी क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, सैनिटाइजर का एक कॉमन एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया है। पानी, आपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया, वो क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है। तो बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components whose concentration can be changed or can be varied. तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components जिनका कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैंने नमक में पानी डाल दिया या पानी में नमक डाल दिया, दोनों सोल्यूशन बनाएंगे। डिपेंड करेगा कि क्या सॉल्यूट है और कौन सा हमारा सॉल्वेंट है। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मतलब होता है जो चीज यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक दूसरे में घुल मिल जाती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनियस। तो जब भी सोल्यूशन कब बनता है? सोल्यूशन बनता है कि मान लो पानी ले रखा है यहाँ पर, इस पानी में मैंने 2 टीस्पून नमक डाल दिया। मैंने यहाँ पर 10 लीटर वाटर ले रखा था। 10 लीटर वाटर में मैंने 2 टीस्पून क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। तो ये जो नया एक कंपोनेंट बन गया ना, इसमें अब 2 चीजें क्या होगी? पहले अकेला पानी था, पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो उस सोल्यूशन की जो नया कंपाउंड बना है, जो नया बीकर में, जो कंटेनर में जो नई चीज बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको बोल रही हूँ ये 2 और मोर कंपोनेंट से मिलके बनता है, या तो आप नमक के साथ चीनी भी मिला दो, तो तीसरा कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही चीजों को मिक्स करके सोल्यूशन बनता है। 1 करो, 2 करो, बस मिनिमम 2 चीजें होनी चाहिए। अब एक और चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इनका कॉन्सेंट्रेशन, उस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी वेरी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले मान लो पानी लिया था 10 लीटर, 10 लीटर पानी में मैंने 2 टीस्पून नमक डाला। ठीक है, इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन आएगा। फिर मैंने क्या किया, इसके बाद 1 टीस्पून और ऐड कर दिया, तो अब 3 टीस्पून हो गया। तो अब जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई भी सोल्यूशन हम बनाते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आप कभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर होता है, ज्यादा कम। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया, सिंपल सोल्यूशन है।
अब मैंने ये बोला कि नॉर्मल एक देखो, अच्छा पहले ये समझते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो दो टाइप्स के होते हैं। सोल्यूशन है वो दो टाइप का हो सकता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये तो आपने शायद पहले भी पढ़ा हुआ होगा, 9th-10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इससे रिलेटेड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में। और सॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है आप सॉल्यूशन दो चीजों से मिला के बनाओगे, एक सॉल्यूशन एक का अमाउंट कम होगा, दूसरे का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा, उसकी कंपैरिजन में। तो जैसे यहाँ था, मैंने सॉल्यूशन बनाया था, मैंने सॉल्यूशन में 10 लीटर 10 लीटर्स पानी लिया था, उसके बाद मैंने 2 टीस्पून मैंने डाल दिया था NaCl, ठीक है। तो इसमें मैं इसके कंपैरिजन में इसका अमाउंट कम है, तो इसके लिए हमारा जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? NaCl। और सॉल्वेंट जैसे मैंने यहाँ वाटर लिया था, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो, जो कम अमाउंट में होता है उसको आप सॉल्यूट बोलते हो, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट हमारे पास जैसे है उसके हिसाब से 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस टोटल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, वेरिएशन क्या आने वाला है, 9 टाइप्स आपको ऐसे याद नहीं करने हैं, बस थोड़ा कभी कभार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, बट वो भी चांसेस कम होते हैं। सिर्फ आपको, क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, तो खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि किसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ पहले सॉलिड सॉल्वेंट का, तो मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉलिड सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो उसके एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं अलॉयज। अब अलॉयज का एग्जाम्पल आपको पता होगा, जैसे ब्रास, ब्रोंज, ये सब क्या होते हैं? अलॉयज के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये सब हमने घर में अपने घरों में देखे हुए। सॉलिड लिक्विड, अब जिसमें सॉल्यूट क्या होगा? हमारा सॉलिड होगा, और लिक्विड क्या होगा? हमारे लिए सॉल्वेंट होगा। उसका एग्जाम्पल है शुगर और वाटर। आपको सिंपल पता है, नमक का पानी ले लो, चीनी का पानी ले लो, सब दोनों ही किसमें आएंगे? सॉलिड लिक्विड में। नेक्स्ट है सॉलिड गैस। सॉलिड गैस का एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं सॉल्यूट मतलब होता है जो कम क्वांटिटी में, इसके साथ आप लिख लो, ठीक है। सॉल्यूट कम वाला होता है और सॉल्वेंट होता है ज्यादा वाला। किसी को अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं लिक्विड सॉलिड, तो इस ऐसा सोल्यूशन जिसमें मेरा लिक्विड क्या है? मिनिमम अमाउंट में, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में। तो ऐसा एग्जांपल है मेटल अमलगम। अमलगम आपको पता है क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जो जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो मर्क्यूरी होता है, ठीक है। तो सॉरी, सॉल्यूट क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। मेटल अमलगम की बात कर रही हूँ, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? सॉलिड। जैसे मान लो हम जिंक अमलगम ले लेते हैं, तो उसको ऐसे लिखेंगे, जिंक क्या हो गया हमारे लिए? जिंक हमारे लिए हो गया सॉलिड वाला, और लिक्विड क्या होगा यहाँ पर? सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद लिक्विड का तो सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप लोग अपने घर में यूज भी कर रहे होगे, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर क्या है? पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है, उसमें और सारे भी ग्लिसरीन वगैरह कॉम्पोनेंट्स है, बट सारे क्या है? लिक्विड है। नेक्स्ट इज लिक्विड गैस। लिक्विड गैस का ये भी एग्जाम्पल सबको पता है, वाटर वेपर लिक्विड गैस का एग्जाम्पल होता है। गैस सॉलिड में क्या है? ये चीज आपने अल्केन्स में पढ़ी होगी। अल्केन्स में, अल्कीन्स का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, अल्कीन से अल्केन बनाते हैं, तब ये चीज पढ़ी होगी। तब क्या होता है? एक्चुअल में जो कैटेलिस्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वो अभी आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। गैस लिक्विड कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? गैस और लिक्विड होता है। CO2 गैस होती है किसमें? H2O में। उसके बाद आता है गैस का बेसिक एग्जाम्पल आपको पता है एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस। इसके और एग्जांपल्स आपको NCERT बुक्स में मिल जाएंगे, आप लोग एक बार हाय गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने पढ़े। अब जैसे इम्पोर्टेंट इज कि अगर मान लो सी वाटर, आप सबको पता है क्या होता है, सी वाटर में सॉल्ट होता है,
तो अगर मैं किसी तरीके से उस सी वाटर में से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सी वाटर को प्यूरिफाई करके हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालना बहुत जरूरी होता है। तो वो निकालने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, मेथड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये बेसिकली किसके लिए होता है? सॉल्यूट के लिए, एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट। ठीक है, इसमें से कुछ टर्म्स आपने पहले सुने होंगे, आपने लास्ट ईयर मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा ये टॉपिक। सबसे पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको आप कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हो। मोलैरिटी आपको पता होगा, मोलैरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution, number of moles of solute dissolved per liter of solution। ठीक है, ये होता है मोलैरिटी का डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो आप? मोलैरिटी क्या होती है? यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर हमेशा किसके मोल्स आते हैं? सॉल्यूट के। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होने वाली है वो किसकी होगी? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का यूनिट क्या होगा? ये जो वॉल्यूम होगी वो किसमें होगी? लीटर में होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के किसी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं उसकी मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, एक और चीज याद रखना, हम ये पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। हम हमेशा बी लेंगे किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। ए लेंगे हम हमेशा सॉल्वेंट के लिए। और अगर कहीं मैं ए भी लिख रही हूँ, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो कि कब सॉल्वेंट आ रहा है, कब सॉल्यूट आ रहा है, कब सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो मैं बी किसके लिए यूज कर रही हूँ? हमेशा सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ NB अपॉन VAB। ये किसमें होना चाहिए? हमेशा लीटर में। ठीक है, तो ये होता है मोलैरिटी का एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, यहाँ वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम हमेशा किसमें होना चाहिए? लीटर में। लीटर में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें यूजुअली वॉल्यूम हमें ml में दी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली ml में ही होते हैं, तो यूजुअली ml में दिया होता है। तो उसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, NB अपॉन VAB। अगर ये ml में है तो हम डायरेक्टली यहाँ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके रखते हैं। तो कई बार कई बुक्स में आप देखोगे ऐसे भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम होती है वो किसमें होती है? ml में। ये जो होता है, ये सॉरी कैपिटल L होगा, ये लीटर में। ठीक है, ये लीटर में होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये तो हमेशा रहने वाला है। अब हम देख रहे हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। तो आपने सुना होगा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा कुछ होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये आपने सुना होगा। नंबर ऑफ मोल्स लास्ट ईयर पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो WB हमारे के लिए क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और MW भी हमारे लिए क्या हो गया? अलग अलग। कभी कभी क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाते हैं। इसको किसी और उसमें आप देख सकते हो, सिर्फ W भी देख सकते हो। तो कैपिटल W कभी कभी लिखा होता है, तो वो हमारा अपना अपना होता है। वैसे लिख सकते हैं, ये है क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इनको कभी आपको क्या होगा? मोलैरिटी निकालनी है, आपको मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। ठीक है, उससे आप उसको यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, WB अपॉन MWB। साथ में क्या चल रही है? वॉल्यूम AB। ठीक है, ये वॉल्यूम किसमें होगी? लीटर में। अगर वॉल्यूम ml में होगी तो WB अपॉन MWB VAB इंटू 1000। ये क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, अगर आप ये याद रखो या सिर्फ ये वाला याद रखो,
कोई भी एक याद रखोगे क्योंकि आपको ये हमेशा याद होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या होगा इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका आगे यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो ये हो गया मोलैरिटी सिंपल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, यूनिट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, फॉर्मूले से निकालेंगे। मोलैरिटी अभी हमने पढ़ा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल्स, मोल। नीचे वॉल्यूम का यूनिट अभी मैंने बोला था लीटर, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ये होता है किसका यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसको पता है हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी इसको लिख देते हैं मोलर, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो कई बार आपको सोल्यूशन दिया होता है 1 मोलर 2 मोलर ऐसे लिखा होगा, 2m 3m 4m एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे लिखा होता है। उसका मतलब ये क्या है, मोलैरिटी का यूनिट। कई बार होता है मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर से भी वो लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये सेम चीज है। मोल पर लीटर को ही आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम, मोलैरिटी का यूनिट। ठीक है, अच्छा मोलैरिटी से रिलेटेड दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो नोट में लिख देते हैं हम कि जब भी मैं मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी मोलैरिटी है ना वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो हमारी मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब भी मैं मोलैरिटी निकालती हूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं डीमल सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का नाम होता है ये। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये तो कंफर्म है। उसमें मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज डीमल सोल्यूशन। तो ये दो पॉइंट आपको मोलैरिटी से रिलेटेड पता होने चाहिए। एक और चीज, जब भी अगर आगे आप क्वेश्चन करोगे तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको बताया नहीं गया होगा कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन की वो बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेंगे, मोलैरिटी। ठीक है, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर किसी भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम हमेशा उसको क्या लेते हैं, मोलैरिटी लेते हैं। ये आपको आगे क्वेश्चन जब आप करोगे तो काम आएगा। अज्यूम इट एज मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोलैरिटी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बेसिक होता है, काफी जगह निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये इस पे हमारा मोलैरिटी खत्म हो गया। मोलैरिटी जैसा नेक्स्ट होता है, एक हम पढ़ लेते हैं, सेम होता है जो मोलैलिटी। सेकेंड हम पढ़ते हैं मोलैलिटी। सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैपिटल एम मोलैरिटी के लिए थी, इसके लिए होती है स्मॉल एम। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं उसकी मोलैलिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा ऊपर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। याद रखना, हम अभी यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन ना सोल्यूट का ही निकालते हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह आता है तो कंफ्यूजन ना हो, हमेशा सोल्यूट का ही होगा। ठीक है, छोटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है ना फैमिली में, वही चीज है कि यहाँ छोटा कौन है, सोल्यूट, तो उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट इज वहां पर क्या आता था, सोल्यूशन आता था, यहाँ पर आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत लोग गलत करके आते हैं, रिवर्स कर देते हैं कि मोलैरिटी में क्या आता है, मोलैलिटी में क्या आता है। तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है, मोलैलिटी में हमेशा क्या आता है, सॉल्वेंट की बात करते हैं वो लोग, और यहाँ पर मोलैरिटी में हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, एन ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख देती हूँ कैपिटल बी से, कैपिटल डब्ल्यू, वेट सॉल्वेंट की बात हो रही है तो ए। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो वेट होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। अगर ये वेट ग्राम में होगा तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, WA, यहाँ पर इनटू आ जाएगा 1000, कब, जब ये किसमें होगा, ग्राम में होगा।
ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, तो अगर कोई चीज ग्राम में दी होगी तो उसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा, ये वहां से आता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक मैथ्स है, ये चीज आपको आती होगी अभी तक। तो ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। सेम चीज आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एनबी को आप कभी भी क्या लिख सकते हो? WB अपॉन MWB। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो मेरे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB अपॉन MWB। यहाँ पर ये अगर किलोग्राम में रखा, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर? सॉरी, एक और चीज आएगी यहाँ पर, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है किसका? सॉल्यूट का। यहाँ पर ये तो हमने छोड़ ही दिया था WA किसमें होना चाहिए? किलोग्राम। ठीक है, अगर नहीं है तो साथ में क्या आएगा? WB अपॉन MWB इंटू WA इंटू 1000। ये आपको याद रखना है, ये क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है आपके पास? मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हम निकालने वाले सेम इसका यूनिट। अभी हमने किसका यूनिट निकाला था? मोलैरिटी का। अब हम यूनिट निकालने वाले मोलैरिटी का। तो सेम प्रोसेस जो अभी फॉलो किया था वही होने वाला है। कैसे करेंगे? मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी मैंने क्या निकाला? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही निकाला था अभी। तो इसका यूनिट मोल्स होता है, इसका यूनिट किलोग्राम है ना। ये लिख रहे हैं तब से कि वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए? किलोग्राम, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, तो इसका मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। ठीक है, सेम चीज को आप इसको क्या लिख सकते हो? मोलल। मोलैरिटी को यूनिट को हम लिख सकते हैं मोलल। मोलल की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कैपिटल M लिखा आता है मोलैरिटी की केस में 1m, अगर ये लिखा होगा कैपिटल M, इसका मतलब वो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। अगर ये लिखा होगा तो इसका मतलब वो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है, नीचे क्या आता है? इसमें नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन दोनों चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये तो हो गई यूनिट की बात। अब नेक्स्ट चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक नोट डाल के लिख सकते हो आप कि जो मोलैरिटी थी वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमेशा कभी मुझे कोई कहीं भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसमें हम हमेशा मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं रेदर देन मोलैरिटी। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें भी हम मोलैरिटी कम लेते हैं, मोलैरिटी लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लिख देते हैं कि मोलैरिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी। कई बार इसमें बोलने में भी कंफ्यूजन हो जाता है, मोलैरिटी, तो वो थोड़ा ध्यान देना। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे जब सारे हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो जाएंगे पूरे। अभी बेसिक मोलैरिटी और मोलैरिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेरे पास आता है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। ठीक है, अब नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी मोलैरिटी जैसा ही होता है, बस एक चीज आती है, वहां पर हम क्या यूज करते थे? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर हम यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो नॉर्मैलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस of solute dissolved per liter of solution, तो नॉर्मैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में, 2 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नया टर्म है आपके लिए। हमने अभी तक ये तो सुना था नंबर ऑफ मोल्स सुने थे, अब ये नया टर्म आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन लीटर। बस देखो डिफरेंस क्या आया। आप अगर कंपैरिजन करके नहीं चलोगे तो आपको इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन से आपको याद नहीं रहने वाला। आपको दिमाग में आपको जो चेंज हो रहा है वो आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। मोलैरिटी में क्या चेंज हो रहा था, मोलैरिटी से मोलैलिटी में आए तो क्या चेंज हुआ। अब हम जा रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस एक चीज अलग होती है। वो एक चीज अलग क्या होती है वो मैंने आपको बता रही हूँ। वहां पर क्या आता था, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आते थे, यहाँ पर क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। अब हम नई चीज आई, आपने ग्राम इक्विवेलेंस थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, बाकी हम अभी देख लेते हैं। देखो जो मोल्स होता है ना, ये सिर्फ समझने के लिए है। मोल्स और इक्विवेलेंट ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब ये एक यूनिट है, मोल एक यूनिट था ना किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, वैसे ही दूसरा यूनिट होता है इक्विवेलेंट। अब दोनों में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दोनों इक्वल होते हैं, ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस है, बट जैसा यूनिट मोल था ना आपके लिए, वैसा ही यूनिट आपके लिए इक्विवेलेंट है, या ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम इसको, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जैसे हम मोल्स कैसे निकालते थे, मोल्स होते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर मॉलिकुलर वेट, या फिर मॉलिकुलर मास, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप निकालते थे, कोई भी मास आपको दिया होगा अपॉन इट्स मॉलिकुलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट में होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर इक्विवेलेंट वेट। बस चेंज क्या आ रहा था, दोनों में ऊपर क्या आएगा, गिवन मास जो दिया है, मान लो आपको दिया है 100 ग्राम ऑफ NaCl, तो दोनों में ऊपर क्या आने वाले हैं, 100 ग्राम ऑफ NaCl। लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे अगर मैं मोल्स निकाल रही हूँ तो मॉलिकुलर मास आएगा, अगर मैं इक्विवेलेंट निकाल रही हूँ तो इक्विवेलेंट मास आएगा। तो मेन कैच हमारा कहाँ आता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले देखो, ये तो नॉर्मेलिटी हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि हम निकालेंगे कैसे इक्विवेलेंट मास। अब आते हैं इक्विवेलेंट मास पे। तो अब मैं आपको एक रिलेशन बताने जा रही हूँ इसमें और इसमें, इक्विवेलेंट मास और मॉलिकुलर मास में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है उसको अगली बार से मैं हमेशा ई लिखूंगी। ठीक है, इक्विवेलेंट मास जो होता है विच इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। कई बार आपकी बुक में n फैक्टर दिया होता है, या फिर इसको लिख देते हैं z। ठीक है, तो z या फिर n फैक्टर है, ये कुछ क्वांटिटी है जो अलग अलग सॉल्ट्स में हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि इक्विवेलेंट मास, या इसको मॉलिकुलर वेट को MW लिख रहे थे हम। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मॉलिकुलर वेट को जब आप n फैक्टर से डिवाइड करते हो या z से डिवाइड करते हो, उससे हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हमारा मेन एम क्या है, हाउ टू फाइंड n फैक्टर, कि हम n फैक्टर निकालते कैसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप n फैक्टर कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर आपने n फैक्टर निकाल लिया, n फैक्टर निकालने के बाद इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लिया तो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया तो आप नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ n फैक्टर या फिर z, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ एसिड्स, अगर मैं सिर्फ एसिड्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं एसिड्स की बात कर रही हूँ तो n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर NF भी लिख देते हैं हम इसको, NF इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयंस ट्रांसफर्ड। अगर मैं एसिड की बात कर रही हूँ तो उसका n फैक्टर क्या होगा, जितने H प्लस आयंस वो एसिड ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ऐसे समझो इसको, जैसे इसका एग्जांपल है HCl। HCl में कितने H आयन है, एक H आयन वो ट्रांसफर कर देगा किसी को भी, फटाफट से क्या बन जाएगा, एक H आयन देके H प्लस और Cl माइनस, एक H प्लस आयन ही ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सेम चीज अगर मैं बात करती हूँ, आप कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 है, H2SO4 के बाद
H2SO4 कितने H दे सकता है? 2 H दे सकता है। कैसे देगा वो? पहली स्टेप में क्या होगा? पहली स्टेप में एक H देगा। देखो एसिड का मेन काम क्या देता है? H आयन देना। ये क्या करेगा? ये सारे अरीनियस एसिड है, ठीक है। अरीनियस एसिड का काम क्या होता है? वो H आयन दे देता है। एसिड H आयन देता है तो ये H आयन दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक H आयन देगा तो H प्लस प्लस क्या बचेगा? HSO4 माइनस, ये बचने वाला है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? मेरे पास ये बच गया अभी, तो HSO4 माइनस गिव H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। जैसे अब देखो, आप या तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं किसी एसिड की बात कर रही हूँ, उसमें जितने भी अवेलेबल H हैं जो जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं उसका एन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे ये है, इस वाले में था, इसमें इस पे कितने दो अवेलेबल H थे? 2, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि एसिड, अगर एसिड्स की बात कर रही हूँ तो एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर होगा जितने भी टोटल H आयंस, वो कोई भी कंपाउंड अगर जितने भी H आयंस दे सकता है वो उसका होगा एन फैक्टर। इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा? ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड एग्जांपल लेती हूँ, हम देखते हैं H3PO4, ठीक है। तो H3PO4 क्या करेगा? उसके पास 3 H आयन अवेलेबल है, वो 3 H आयन अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा? तीनों H आयन दे देगा। तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि 3 H आयन देता कैसे है। सिंपल अभी ऐसे देख सकते हो, इसके पास ये 3 स्टेप में आयनाइजेशन करेगा। पहले स्टेप में एक H देगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। इसका एन फैक्टर क्या होगा? 3, ठीक है। तो जितने भी H आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं किसी एसिड से, वो सा होता है उसका एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं सेकंड चीज, देखते हैं इन केस ऑफ बेस। अगर मेरे पास बेस है तो हम कैसे निकालेंगे एन फैक्टर? एसिड्स में ये था, बेस में क्या होगा? बेस में भी ये होगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ट्रांसफर्ड। ये सब ना आरएनएस के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, इन्होंने आगे और कुछ ज्यादा देखा नहीं। इन्होंने बस ये बोला एन फैक्टर निकालते हो। H एसिड का कैसे निकालेंगे? H जितने दे रहा है। बेस का कैसे निकालेंगे? बेस का बेसिक कैरेक्टर क्या था? OH देने वाला। जैसे ही वो OH देगा, एन फैक्टर इसका OH दे देगा, तो क्या होगा इसका? यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ OH आयंस ट्रांसफर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, NaOH है, NaOH के पास कितने OH है? 1, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। KOH की बात कर रही हूँ, अगर मैं KOH के पास कितने OH है देने के लिए? 1, तो एन फैक्टर क्या होगा? 1, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ COOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH इसके पास देने के लिए? 2, कितने देगा? 2, आंसर हो जाएगा 2, एन फैक्टर आ जाएगा 2। मैं बात कर रही हूँ OH होल थ्राइस, ठीक है। कितने OH देने हैं इसको? कितने दे सकता है? मैक्सिमम 3, आंसर क्या होगा? एन फैक्टर होगा 3, ठीक है। अब ये मैंने निकाली एन फैक्टर। अब आप सोच रहे हो कि एन फैक्टर क्यों निकाले जा रहे हैं? एन फैक्टर निकालने से हमें क्या मिलेगा? वाला रिलेशन याद है? इक्विवेलेंट मास क्या कब मिलता है? जब मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो जैसे अब मैं इसकी बात करूं, इसका आपसे पूछा है, आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, और कॉमन है, आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। अब कैसे निकालोगे? आपको पता है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इसके केस में एन फैक्टर क्या है? 1, तो यहाँ पर 1 रखोगे आप, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा इसके केस में? बराबर। अब चाहे मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आप सेम चीज को समझो, अगर मैं KOH में निकाल रही हूँ, वहां भी एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 1 है, तो उसमें भी सेम आने वाला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सेम, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे करोगे? यहाँ लिख देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैसे निकालेंगे हम?
OH ट्वाइस होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है यहाँ पर 2, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, मतलब इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करने पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमें एन फैक्टर। ऐसी जब मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगर मैं HCl के लिए निकालूंगी, HCl का अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो होगी एसिड और बेस की बात। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने पढ़ लिया एसिड और बेस का, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किसका, सॉल्ट का। ये तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको छोटे से, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगी कुछ इस पे थोड़ा सा, फिर आप लोग खुद ट्राई करके देखोगे कि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स पे शायद थोड़ा बहुत लास्ट ईयर पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं पढ़ा तो अभी देख। ये क्या हो गया, अब हमें निकालना है, मैं किसकी बात करी, सॉल्ट्स के लिए, थर्ड केस है ये मेरा। ठीक है, या पहले सॉल्ट के पहले मैं आपको बता देती हूँ आयंस का, आयंस के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले आप देखो, अगर मेरे पास इसमें लिख देती हूँ एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन। अगर मुझसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन 2+, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो इसका चार्ज होगा ना वही उसका एन फैक्टर होगा, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 2। जिंक 2+ की बात हो रही है, एन फैक्टर क्या होगा 2। Cl- की बात हो रही है, एन फैक्टर क्या होगा चार्ज। सिर्फ आपको क्या देखना है, प्लस माइनस चार्ज नहीं देखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। यहाँ क्या है -1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ Fe3+, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कोई भी कैटायन लो, कॉपर प्लस, आंसर हो जाएगा 1, कॉपर 2+, आंसर क्या हो जाएगा 2। ये क्या बताएगा एन फैक्टर। अब अगर मैं निकाल रही हूँ इनका इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं करना, क्या होगा उसको बस डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। आयरन में क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, कॉपर में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, कॉपर में फिर से क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आयन से मेरे पास तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो उसका चार्ज हो वो आपका एन फैक्टर के बराबर हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं सॉल्ट्स। अच्छा, अब सॉल्ट्स में कैसे निकालते हैं, सॉल्ट्स के लिए जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन एनायन और कैटायन। किसी भी एक का टोटल चार्ज निकालो, या तो कैटायन या फिर एनायन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ NaCl, अब ये तो सॉल्ट है, ना ही इसके पास H आयन है, ना ही इसके पास OH आयन है, ना ही ये आयन वाइल कैटेगरी में आ रहा है, तो ये तो सॉल्ट है, आपको पता है। इसमें क्या करेंगे आप, क्या करो चार्ज निकालो, किसका, कैटायन या फिर एनायन, किसी एक का निकाल लो। अब आपको पता है ये कैसे बना होगा एक्चुअल में, ये बना होगा एक्चुअल में Na+ और Cl- से। ये सिर्फ आपके समझ के लिए है, कोई लिख के नहीं दिखाना किसी को कभी। इस पे चार्ज Na का प्लस होगा, इसका माइनस होगा, तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सेम अगर मैं बात कर रही हूँ, कोई और सॉल्ट ले लेते हैं हम, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये पता होगा, आपने कुछ 11th क्लास में आयंस वगैरह पढ़े होंगे, आपको ये पता होगा कि सल्फेट का चार्ज हमेशा क्या होता है, सल्फेट का चार्ज हमेशा होता है 2-। सल्फेट है ये, सल्फेट का चार्ज हमेशा 2- होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिंक को कितना चाहिए होगा, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, इसको ऐसे लिखूं, तो ये होगा जिंक 2+ प्लस सल्फेट। ठीक है, मतलब जिंक पे चार्ज कितना आ रहा है +2, एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 2। ठीक है, मान लो मैं बात करी AlCl3 की हम बात करें, आपको निकालना है एन फैक्टर, तो कैसे निकालोगे आप एन फैक्टर,
ये आपने पहले पढ़ा होगा शायद तरीका। क्या करते हैं हम, जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो नंबर यहाँ लिखा हो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ 3 लिखा है तो उसको यहाँ भेजो, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पे 3 आ जाएगा। और इस यहाँ क्या है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा हुआ है, तो Cl पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक और चीज होती है, पहले हम हमेशा कैटाइन लिखते हैं, बाद में हमेशा एनाइन लिखते हैं। तो जो पहले लिखा होगा उस पर प्लस चार्ज आता है, जो बाद में लिखा होगा उस पर माइनस चार्ज आता है। ये क्या आ गए, इसके चार्जेस आ गए। अब मैंने आपको बोला था टोटल चार्ज निकालो इसका या फिर इसका। एल्यूमिनियम का टोटल चार्ज क्या है, 3, एन फैक्टर हमारे बोलने वाले 3। लेकिन आपको डाउट ये आ रहा होगा कि अगर यहाँ तो Cl पे -1 ही आ रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो मेरे पास कितने Cl है, 3। अगर एक Cl पे मेरे पास -1 आ रहा है तो 3 Cl पे कितना आएगा, -3। ठीक है, चार्ज की बात हो रही है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ओवरऑल 3। ठीक है, अगर अब इससे मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने बोलेंगे तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, सेम। यहाँ पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप एक बार सीख गए तो आपको आगे कोई कंपटीशन एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो सॉल्व हमने कर लिया। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ, कुछ क्वेश्चन। हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको निकालना है फाइंड द एन फैक्टर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है तो ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। इससे रिलेटेड आज हमने जितना पढ़ा एक बार अच्छे से पढ़ के देखिएगा। कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, सी यू।